पेन का है। पेपर तुम्हारे पास है? पेपर दे दो। तो चलिए भाई, कल जो एक पेपर करवाया था 100 नंबर का हिंदी को लेकर, तो उसका सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। आंसर शायद आपको ज़्यादातर लोग प्रश्नों के पता होंगे, बाकी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इनमें कौन सा वाला है? डी वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो आपने करा होगा डी, और जिसने नहीं करा होगा तो जान लेगा। तो संयुक्त अक्षर वो होते हैं जिन लेखन चिन्हों को एक साथ लिखने का विधान है। जैसे ये ज्ञ होता है, तो ये ज और या को जोड़ करके लिखा जाता है एक साथ, आधा ज और या को, ठीक है। तो उसको अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। तो जिनको एक साथ लिखे जाने का विधान है उनका नाम क्या होता है? संयुक्ताक्षर होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का आंसर यह था। अब प्रश्न नंबर दूसरा है कि देखिए, इनमें कौन सा निम्नलिखित में से शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है? 4 विकल्प दिए हैं, वर्ण विन्यास करा हुआ है, वर्ण विच्छेद करा हुआ है। अब इनमें से गलत किसका है थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए, ई यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी ई होने चाहिए थे। बाकी और देखते हैं, ऊ पूरा है, द आधा है, भ प्लस अ, देखिए ये ऊ है, ये द है, अब भ प्लस अ है, और व के अंत में अ है। ये तो ठीक करा हुआ है। देखिए, क पर लगी है मात्रा री की, ये ठीक है। त यहाँ अ के साथ युक्त है। घ कैसा था? आधा, और न के अंत में क्या था? ये भी ठीक करा हुआ है। और आ पूरा है, ऊपर कौन है फिर? आधा र, फिर क्या है? द आधा, और र नीचे क्या है? अ के साथ है, तो ये ठीक करा हुआ है। तो यहाँ पर एक गलत है। वह हलन तो होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन जब प्लस आगे करा हुआ है तो आधा ही होगा। वैसे विकल्प यहाँ इसलिए गलत थोड़ा सा हो गया क्योंकि हलन तो होना चाहिए था, वो टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है ना। बाकी ये सीधा सीधा यहाँ पर क्या होना चाहिए था? बड़ी ई होनी चाहिए था। देखो यहाँ ई क्या है? बड़ी है ना, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तब ये ठीक हो जाता। और तब र के नीचे फिर क्या लगना था? हलंत लगना था, क्योंकि र है ऊपर, फिर श आधा है, और या के अंत में या है। तो यानी इसका अगर वर्ण विच्छेद, अब ठीक हो गया जो मैंने कर लिया अब, ठीक है। और पहले कैसे करा हुआ था? ई छोटी करी हुई थी, इसलिए गलत हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। देखिए, सवाल तीसरा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत आसान है, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। लेकिन अगर सवाल आता है, 11 आंसर नहीं है इसमें, तो इसका आंसर क्या है? सी है। अगर सवाल आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर तो स्वर 10 होते हैं, क्योंकि री संस्कृत भाषा का स्वर है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता नहीं है। लेकिन अगर जब तक यह ना आए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो तब तक आपने कितना बताना? 11 ही बताते हैं, 11 ही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा। क्योंकि 100 नंबर हैं, सवाल उनकी संख्या 100 है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना तो 2-3 घंटा लग जाएगा इस पर, ठीक है। तो देखिए, य श वर्ण मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार क्या कहलाते हैं? य श दो वर्ण हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर ये किन नामों से जाने जाते हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर ये क्या जाने जाएंगे? तालव्य वर्ण होते हैं। तालव्य वर्ण कौन होते हैं? ई च वर्ग के वर्ण और य श, इसीलिए इस श का नाम होता है तालव्य श, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका तालव्य वर्ण बी वाला आंसर है। तो आपने करा होगा। अब देखिए सवाल अगला, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। यहाँ पर जो पंत शब्द है, वाक्य का पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? तो पंत वैसे तो जाति होता है, पंत हो या बहुना हो या सकलानी हो, कोई नेगी हो, भंडारी हो, कोई मोदी है, कोई शास्त्री है, कोई नेहरू है, कोई गांधी है, तो जातियाँ होती हैं। लेकिन इस वाक्य विशेष में पंत व्यक्ति से मतलब है, यानी सुमित्रानंद पंत का बोध करा रहा है वो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये कहाँ गया, कहाँ गया उदाहरण? व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सवाल अगला, सवाल नंबर 6। तो देखिए सवाल है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो स्वर कौन से वाले हैं, कौन सा नहीं है? तो ये वाला नहीं है, ये स्वर। अब ये स्वर नहीं है तो ये क्या होगा? ये व्यंजन है। सबको मालूम है स्वर कितने होते हैं, आ से लेकर ए ओ होते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान सा सवाल था। अब आसान था तो सवाल ऐसे ही बन के आएंगे भी भाई, तब क्या करें। तो देखिए,
सातवां सवाल, प्रश्न नंबर 7। तो देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन से वाले हैं? इसका आंसर ये वाला है। ठीक, बाकी ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्पर्शी व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होने के लिए ये जरूरी है कि शुरुआत में हो दो व्यंजन और एक इसमें हो क्या? स्वर। तो इनमें देखो, क है आधा, फिर है श आधा और अंत में क्या है? अ। तो ये अक्ष है। इसमें त है आधा, फिर र है आधा और पूरा क्या है? फिर अ है। इसमें भी देखो, ज है आधा, फिर च वर्ग का 5वां वर्ण य है और अंत में क्या है? अ है। तो जो भी लेखन चिन्ह दो स्वरों और एक व्यंजन के योग से बने होते हैं उनका नाम संयुक्ताक्षर होता है। तो ऐसे विकल्प इसमें कौन से थे? इसका आंसर ये वाला था। ठीक है, अच्छा अगला करेंगे। चंद्रबिंदु युक्त शब्द इनमें से कौन सा है? चंद्रबिंदु का प्रयोग, चंद्रबिंदु युक्त शब्द चुने। तो चंद्रबिंदु किस किस में है? देखिए, चांद में तो है ही चंद्रबिंदु, और गेंद में भी है चंद्रबिंदु। अब आप कहेंगे यहाँ चंद्रबिंदु नहीं दिख रहा। देखो, गेंद नहीं बल्कि गेंद है, गेंद। यहाँ चंद्रबिंदु ही है, लेकिन चूंकि हम मात्रा ऊपर लिखी हुई है इसलिए चंद्रबिंदु के लिए जगह नहीं है, इसलिए यहाँ बिंदी लगा रखी है, लेकिन ये बिंदी चंद्रबिंदु ही होती है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि ये इस चिन्ह को कहते हैं अनुस्वार और इस चिन्ह को कहते हैं क्या? चंद्रबिंदु। कब इसका प्रयोग होता है और कब इसका होता है? जब श्वास मुख से निकलती है कम लेकिन नाक से निकलती है ज़्यादा, तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और जब श्वास मुख से ज़्यादा निकले, नाक से कम निकले, तब चंद्रबिंदु का प्रयोग करें। तो अगर हम गेंद बोलते, गेंद, तो गेंद बोलते समय जीभ जब ऊपर टच कर रही है तालू को, तो मुख से निकलने वाली श्वास का रास्ता बंद हो जा रहा है, इसलिए श्वास नाक के सहारे बाहर आती है। तो गेंद तो होता ही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? गेंद। इसका मतलब मुख पूरा खुला होगा और श्वास मुख से ज़्यादा ही, नाक से नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि लिखना तो ऐसा चाहिए था, तब जब गेंद लिखा जा रहा है, यह गेंद वैसे ही तद्भव शब्द होता है, इसका कंदुक होता है, तत्सम शब्द कंदुक, और इसका तद्भव क्या होता है? गेंद होता है। अब चूंकि यहाँ मात्रा जब ऊपर गई होती तो चंद्रबिंदु के लिए प्रॉपर बीच में जगह चाहिए होती है, और यहाँ जगह होती मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ अनुस्वार बिंदु लगा लेते हैं, लेकिन वो बिंदु अनुस्वार नहीं है, बल्कि वो अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु ही है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ऑनलाइन कोई बच्चे कुछ सवाल कर रहे होंगे तो मुझे कहाँ दिखेंगे? कोई नहीं, कुछ नहीं देखेगा ना, तो चलिए। तो देखिए आगे देखते हैं। यानी इसका आंसर क्या था? ए और सी दोनों में था, लेकिन ये तो ए और बी दोनों लिखा हुआ है यार, गलती से दंत। हाँ, ए और सी यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए और सी होना चाहिए, ए और सी। तो यहाँ पर ए और सी होना चाहिए, सी। तो चंद्रबिंदु यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था सी। इसमें तो दंत है, चंद्रबिंदु है, इसका तद्भव करेंगे तो यहाँ दांत तब आ जाएगा चंद्रबिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। यहाँ पर वो टाइपिंग की त्रुटि हो रखी है थोड़ी, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं सवाल अगला, 9वां सवाल। संयुक्त संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनका नाम तत्सम शब्द होता है। सब लोग जानते हैं संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों, मतलब ज्यों के त्यों से मतलब जिस रूप रचना में हिंदी में लिखे जाते थे, संस्कृत में लिखे जाते थे, वैसे ही अगर हिंदी में लिखे जा रहे हैं तो उनको हिंदी में क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर सी वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 10वां। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वर्तनी की दृष्टि से देखें तो अशुद्ध कौन सी वाली होगी? राजनैतिक नहीं होता है, राजनीतिक होता है शब्द, तो ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है। अगर और रचयिता यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, मात्रानुमति भी शुद्ध लिखा हुआ है। अरे तो ये तो रचयिता, ये क्या कर रहा है कि अशुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो मात्रानुमति भी ठीक लिखा हुआ है यार। तो मात्रानुमति मैंने लिखा था, वो टाइपिंग की गलती हो गई। अब सवाल ठीक हो गया। लो एक बार मैं सवाल को ठीक कर देता हूँ। लो सारे मैंने हटा दिए, अब एक बार सवाल को ठीक कर लें। राजनीतिक गलत है, बीमार गलत है, मात्रानुमति ठीक लिखा हुआ है, रचयिता भी ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसा भी कर लूँ, अब ठीक हो गया सवाल कि इसमें अशुद्ध शुद्ध वर्तनी कौन सी है, और या तो ऐसा करना है। अब ठीक है, अब हो गया अशुद्ध, लेकिन अशुद्ध तो फिर ये सारे हो गए। राजनीतिक पहले ही अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और मात्रानुमति अगर मैं ये दो शुद्ध थे तो मैंने इसको अशुद्ध कर दिया। अब सवाल यहाँ पर होना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब सवाल ये हो जाएगा कि निम्न में इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी का है, तो शुद्ध वर्तनी का तब कौन सा हो जाए? राजनीतिक गलत होता है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? राजनीतिक होता है। ठीक है, बीमार नहीं होता बल्कि बीमार होता है, और मात्रानुमति नहीं होता बल्कि मात्रानुमति ही होता है, मात्रानुमति।
तो ये तीन तो गलत मान लिए जाते, तो इनके लिहाज से रचयिता शब्द ठीक होता है। रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता ही होता है। अगर मैं इसको गलत कराना चाहूँ तो रचयिता कर दूंगा, तो रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता ही होगा। तो मैंने सवाल बदल दिया था, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको आ की मात्रा लगा दूं तब सवाल ठीक हो गया, लेकिन मुझे यहाँ से ये करना पड़ेगा। फिर अब सवाल हुआ सही कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये तो गलत है। राजनैतिक होता है, नहीं होता, राजनीतिक होता है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। और मात्रानुमति नहीं होता, मात्रानुमति होता है। तो इस लिहाज से ये वाला सवाल, ये वाला विकल्प ठीक था कि रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग की त्रुटियां हो रखी हैं, इसलिए ये ऐसा हो गया, वरना तो सवाल कैसे बनना चाहिए था मैंने आपको बना के दिखाया। कोई कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कोई आया है, नहीं मालूम कौन है। कुछ पानी में, मुंह में लग गया, मुंह में चला गया। तो अनिश्चित संज्ञा के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला विकल्प इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है 12वां, जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक सटीक शब्द क्या होगा। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय होता है। ठीक है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय यानी जिसकी प्रशंसा की जा सके, तो इसका आंसर यह था। अच्छा, यायावर शब्द के से तात्पर्य क्या है। यायावर उसको कहते हैं जो अपने एक स्थान पर टिक कर ना रहे, तो यानी इसका बी आंसर है। इधर उधर निर्देश घूमने वाला, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ना हो किसी भी वस्तु को, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी। ठीक है ना। अच्छा अगला सवाल है, क्योंकि जहां पर लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं लिखूंगा, जहां पर नहीं है सीधे सीधे समझाने की जरूरत है मैं समझा दूंगा, क्योंकि बार बार मुझे पेन बदलना पड़ा और ऐसे में 100 क्वेश्चन एक घंटे के अंदर हो नहीं पाएंगे। सादर में कौन सी संधि है, तो यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, संधि का मामला है तो देख लीजिएगा। सादर शब्द में स का मतलब होता है सहित, और क्या सहित, आदर सहित। अब देखिए स के अंत में मात्रा है अ की, और आदर शब्द की शुरुआत में है आ। आप जानते होंगे कि एक ही जाति के स्वर, सजातीय स्वर मिलकर के दीर्घ होते हैं, तो इसी प्रकार का नाम दीर्घ संधि होता है। तो ये आ दोनों ही आ हो जाएगा, और आ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, तो शेष खंड क्या बचेगा, सादर। तो सादर में संधि है, यहाँ पर संधि होगी। देखिए विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन इसमें नहीं है, गुण इसमें नहीं है, तो स्वर संधि होनी चाहिए। स्वर संधि का भेद कौन सा है, ये दीर्घ संधि है इस पर। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, देखिए ये हो गया। व्यर्थ में कौन सा समास है, व्यर्थ शब्द में समास कौन सा है। तो जिस समासिक पद के, देखो व्यर्थ का विच्छेद क्या करना है, पहले तो देखो व्यर्थ ऐसा लिखा हुआ है, य से पहले कोई व्यंजन आधा हो तो ये यण संधि हो सकती है। यण संधि में य आता तो है, पर किसकी जगह पर आता है, ई के आता है, तो हम ई की मात्रा इस पर लगाते हैं। मैंने आपको संधि पढ़ाते वक्त समझाया था। तो वी, और इस पर मात्रा किसकी है, अ की, तो अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन, तात्पर्य, और वी का मतलब नहीं, जिसका अर्थ ना निकले वही व्यर्थ है। अब यहाँ पर समास बोला, ये तो संधि तो है, इसमें यण संधि है, लेकिन समास कौन सा है, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद का जो मीनिंग है बोलने वाला उसकी बात कर रहा है। जैसे मैं यहाँ व्यर्थ आया, तो अर्थ प्रयोजन नहीं निकला, बल्कि प्रयोजन निकलने की बात नहीं हो रही, प्रयोजन न निकलने की बात हो रही है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, और बोलने वाला इसी का ही अर्थ समझाना चाह रहा होता है, तो वो समास होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, जैसे हम सपरिवार कह देते हैं, आजन्म कह देते हैं, तो आ का मतलब होता है पूरा। आ क्या है, एक उपसर्ग है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या है, पूरा। तो जिस समास का पूर्व पद प्राय कोई उपसर्ग होता है, ऊपर से ये पूरा ही शब्द अविकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अविकारी का दूसरा नाम अव्यय होता है, इसलिए इसको अव्ययभाव समास कहते हैं। और मुख्य विशेषता इसकी क्या है कि इसका पहला पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। बोलने वाला उस पद की जानकारी देना चाह रहा होता है जो पहला पद होता है। तो यहाँ पर वी का मतलब रहित है, और क्या रहित है, अर्थ रहित है। तो अर्थ रहित कोई चीज होती है तो वही व्यर्थ कहलाती है फिर, है ना। तो देखिए स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सुधन आगत को जोड़ेंगे तो स्वागत फिर भी बन जाएगा, स्वधन आगत को जोड़ेंगे तो स्वागत फिर भी बन जाएगा। देखो स्व के अंत में है अ, और आगत के प्रारंभ में है आ। स्व के अंत में अ है, और यहाँ आ मिलकर आ बन जाएगा, तो ये दीर्घ संधि के अनुसार स्वागत शब्द फिर भी बन जाएगा। और सु के अंत में देखो क्या है, ऊ है, और इधर क्या है, आगत शब्द है। यण संधि का नियम कहता है कि ऊ विजातीय स्वर के सामने आएगा तो ऊ के स्थान पर हलंत व हो जाता है,
और आगत शब्द यहाँ जुड़ने के वजह से इस आधा व को पूरा कर लेगा, तो ये भी स्वागत शब्द ही बना लेगा। अब सवाल यह है कि स्वागत का मैं स्वधन आगत करूं तो अर्थवान टुकड़ा, ये भी अर्थ का स्व का मतलब भी अर्थ निकलता है, आगत का भी अर्थ निकलता है, और ये भी अर्थवान टुकड़े हैं। तो लेकिन माना क्या जाएगा, संधि विच्छेद का मतलब होता है किसी भी शब्द को सार्थक और संबंधित खंडों में खंडित करना। अर्थ तो है, इसका मतलब क्या होता है अपना, आगत का मतलब होता है आया हुआ, अपना आया हुए को स्वागत नहीं कहते, ये अपने आने को कहीं पर स्वागत नहीं कहते। सु का मतलब होता है अच्छा, आगत का मतलब होता है आया हुआ, आए हुए के लिए जो कुछ आपने अच्छा किया वही प्रक्रिया, वही बात कहलाती क्या, स्वागत। तो अर्थवान भी हैं और आपस में संबंध भी रख रहे हैं, ये अर्थवान जरूर हैं पर आपस में कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, इसलिए स्वागत शब्द का विच्छेद। अर्थवान इकाइयां हैं ये, पर फिर भी इसमें स्वागत शब्द में दीर्घ संधि नहीं होती, ये स्वागत दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है, ये यण संधि का उदाहरण है। अब बहुत फिर सुन लीजिए कि संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्द को सार्थक और संबंधित खंडों में खंडित करना। स्वागत को सार्थक खंडों में हमने खंडित कर लिया, इन दोनों टुकड़ों का अर्थ आ सकता है पर आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, ये अर्थवान भी हैं और आपस में संबंधित भी हैं। इस सु का मतलब अच्छा है और आगत का मतलब आया हुआ, आने वाला, कोई भी लगा लीजिए, आने वाले के लिए या आए हुए के लिए अच्छा करना ही क्या कहलाता है, स्वागत कहलाता है, इसलिए यण संधि का हिसाब से इसका विच्छेद होगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल है, सूल पानी में कौन सा समास होगा। सूल का मतलब होता है कोई चुभाने वाली चीज, जैसे भाला, पानी का मतलब होता है हाथ, तो सूल है हाथ में जिसके, यानी बहुब्री समास का एग्जाम्पल बनता है ये। सूल पानी पर्यायवाची बन रहा है, किसी का विशेषण बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है, यही बहुब्री समास का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा गायक में कौन सी संधि है, गायक में यह अयादि संधि है, गाय आय आ रहा, तो इसका विच्छेद क्या करेंगे, हम इसका विच्छेद करेंगे, देखिए क्या करेंगे, गए प्लस अक, और देखो ग के अंत में क्या है, ए की मात्रा है, और इधर विजातीय स्वर क्या है, अक है। नियम क्या कहता है आपका अयादि संधि का, ए के सामने जब भी कोई दूसरी जाति का स्वर आएगा तो ए के स्थान पर हो जाता है आ पूरा और य आय हो जाता है, और इधर से इसके साथ क्या जा रहा है, अक शब्द जुड़ रहा है, तो आ के वजह से गा हो गया पूरा, इस अ के वजह से ये य हो गया पूरा, और ये क तो पहले ही पूरा था, तो गायक शब्द बन गया। तो गायक यण संधि का नहीं होगा एग्जाम्पल, बल्कि अयादि संधि का एग्जाम्पल है, और इसका विच्छेद होगा गए प्लस अक। कैसे होगा विस्तार से मैं तब बताऊंगा जब संधि पढ़ाऊंगा, और जो लोग पढ़ रखे होंगे उनको मालूम है कि गायक का विच्छेद कैसे होता है। ठीक है, देखिए 19वां प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, 100 प्रश्न कम नहीं है, 1 घंटे में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग उस शब्द खंड को मानते हैं जिसको उपसर्ग मान रहे हैं आप, अगर मैं उसको हटा दूं तो शेष शब्द एक पूरा बचना चाहिए। उपसर्ग कौन होता है, जो पहले से मौजूद किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उसके अर्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेता है या नए शब्द की रचना कर लेता है। तो जब भी कभी उपसर्ग छांटने हों तो आपको ऐसा करना है कि आपने ये अंदाज लगाना है कि जिसको मैं उपसर्ग मान रहा हूं, चाहे वो एक वर्ण है चाहे 2 वर्ण, अगर मैं उसको अलग कर दूं तो क्या कोई पूरा शब्द बच रहा है कि नहीं। यहां से मैं अ अलग कर दूं, बाय द वे अ मिटा दूं, तो चल एक शब्द पूरा है, चल का मतलब चलना, जो चल सके, चलना की चल मतलब चलना क्रिया है। अ हटा दूं तो कथनीय शब्द पूरा बचेगा। कथनीय कौन होता है, जो कथ कहने के योग्य हो। अगर मैं यहाँ अ हटा दूं तो नैतिक एक शब्द पूरा बचता है, जिसका मतलब नीति से संबंधित जो नैतिक है, विशेषण के रूप में काम करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ अब अगर मैं यहाँ से अ हटा दूं तो देखिए नेक शब्द बचेगा। अब आप सोचेंगे नेक भी तो पूरा शब्द है, लेकिन अ का मतलब क्या होता है, रहित होता है ना, लेकिन जो नेक रहित हो उसका नाम थोड़ी ना अनेक होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, यहाँ अ नहीं बल्कि अन उपसर्ग है, और बाकी यहाँ क्या शब्द था, एक। अन का मतलब होता नहीं, और क्या नहीं, एक नहीं है, जो तो जो एक नहीं तो क्या है, फिर एक सदिक होगा, तो यह ए यहाँ जुड़ जाएगा तो न की मात्रा पूरी हो जाएगी, न पर ए आ जाएगा तो बन जाएगा अनेक। तो अनेक शब्द में अ उपसर्ग नहीं बल्कि अन नाम का उपसर्ग है, और बाकी शब्दों में क्या है, अ उपसर्ग है। और देखिए क्या सवाल नंबर 20वां, वह लघुतम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं तो उनका नाम उपसर्ग होता है। उपसर्ग ऐसे शब्द खंड जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। देशी में पढ़ते बताना, तो देश अपना में एक मूल शब्द है, इस पर ई जोड़ा तो ई अंत में है, देश का ही जो कोई होगा वही देशी कहलाता है, ई इसका प्रत्यय था। अच्छा, निम्न में र ल वर्ण क्रमशः क्या कहलाते हैं,
तो र को क्या कहते हैं? लुंठित। और ल को क्या कहते हैं? पार्शिव। तो इसका विकल्प क्या था? ए वाला ठीक था। हालांकि यहाँ भी नाम वही लिखे हुए हैं, लेकिन क्रमशः लिखा था। क्रम से पहले र है तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? लुंठित होना चाहिए था। ल को तो पार्शिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? लुंठित इसलिए कहते हैं, लुंठित मतलब लुढ़कता। जब र बोलते तो जीभ ऊपर जाती, स्प्रिंग की तरह लुढ़कती है, इसलिए लुंठित, पार्शिव, इसको लुंठित कहते हैं। और ल बोलने के लिए जैसी जीभ ऊपर खड़ी होती है तालु को छूते वक्त, तो श्वास अगल बगल से बाहर आ जाती है। तो पार्श्व का मतलब तो बगल से। तो जिस वर्ण को बोलते समय श्वास जीभ के अगल बगल से बाहर निकल जाए, उसका नाम होता है पार्शिव वर्ण। तो पार्शिव होता है ल और लुंठित होता है र। ठीक है, तो इसका आंसर ए था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो तालव्य वर्ण वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास तालु का स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तालव्य वर्ण होते कौन कौन है? अ आ होता है, च वर्ग होता है, और य और श होता है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? अ आ तो है ही, सॉरी च छ तो है ही, और ई भी ई और च छ हैं। तो यहाँ आंसर होना चाहिए ए और सी। तो इसका आंसर है विकल्प डी। सवाल नंबर 24वां, संकर का अर्थ क्या है? तो देखिए, दो शब्द हैं, एक होता है शंकर, और दूसरा होता है, दूसरा यहाँ लिखा हुआ है शंकर। ठीक है, इस शंकर का मतलब सब लोग जानते हैं शिव, और इस शंकर का मतलब होता है मिश्रित या मिलावटी, जिसको मिलाया गया हो अलग अलग चीज़ों से लेकर। मिश्रित त है, सॉरी गलती से ल हो गया, मिश्रित। ठीक है, तो यहाँ पर शंकर का मतलब क्या होगा? मिश्रित होगा। शंकर कौन होते हैं? जो शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 25वां, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? याद करने वाला है, जापानी भाषा का शब्द है। तो इसमें जापानी आंसर है डी आंसर। अगला सवाल है, उत्क्षिप्त शब्द में उत का क्या अर्थ है? तो उत का मतलब क्या होता है? ऊपर या आगे। तो यहाँ उत का मतलब ऊपर होता है। ठीक है, उत का मतलब ऊपर, क्षिप्त मतलब फेंकना। यानी उत्क्षिप्त वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो सब लोगों को मालूम होगा, उत्क्षिप्त वर्ण ये वाले होते हैं, ड़ और ढ़। इनका जब उच्चारण करते हैं तो जीभ उनको उछाल करके ऊपर फेंकती है, लुढ़कती है जीभ, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन नाम से जाना जाता है। और इन वर्णों की खासियत यह है, इनसे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। शब्द के बीच में पढ़ सकते हैं, अंत में हो सकते हैं, पर शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती है। ठीक है, कभी आता है, कई बार बनता है सवाल ऐसा कि इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा जिससे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। उस क्या पता आगे सवाल होगा ऐसा, तो मैं देख लूँगा उसको। ठीक, तो इनसे भी नहीं होती शब्द की शुरुआत। देखिए अगला सवाल है, कृदंत शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो आसान सा है इसको विच्छेद करना। अगर आप संधि पढ़ लिए होंगे तो देखो, शब्द संधि हम पढ़ते हैं शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पर। देखिए क, यहाँ पर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिख रहा है तो तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर आता है। इस पर देखो मात्रा किसकी लगी? अ की। ऊपर क्या है? अनुस्वार। तो कृत प्लस अंत से मिलकर बना है कृदंत। कृदंत उन शब्दों को कहते हैं जिनका अंत कृत प्रत्यय पर होता है। और कृत प्रत्यय कौन होते हैं? जो क्रिया मूल के अंत में जुड़ते हैं। तो देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उनको कहते हैं जो क्रिया मूलों के अंत में जुड़ते हैं, धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, नए शब्द बनाते हैं। जैसे लिख पर आई जुड़ा तो लिखाई बन गया, लिख पर आवट जुड़ा तो लिखावट बन गया। तो लिख शब्द जो ये आवट शब्द है, ये आई शब्द है, ये प्रत्यय तो है पर कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये कृत क्रिया मूल पर जुड़ रहा है। और किस क्रिया मूल के जुड़ने से जो नए शब्द ये बनाए हैं उनका नाम होता है कृदंत। तो कृदंत और तद्धितांत दो शब्द होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उपसर्ग प्रत्यय में। लेकिन सवाल सिर्फ इतना था यहाँ पर कि कृदंत का विच्छेद क्या होगा? तो कृत प्लस अंत होगा। तो ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सवाल देखते हैं अगला सवाल। इसके बाद है, जिन शब्दों में न्यूनता न्यून ये ना होना चाहिए था, न्यूनता नहीं, न्यूनता नहीं बल्कि न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध होता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनका नाम होता है क्या? देखिए यहाँ पर ना होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? न्यूनता। ये त्रुटि हो गई छपने की, वह नहीं है ये, यहाँ पर ना है। ठीक है, न्यूनता कम का, लघुता छोटे का, हीनता तुच्छता आदि का बोध होता है, तो उनको क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 29, 30 से कम, उनका मतलब न्यून, छोटा, लघु। ठीक है, 19 कहते हैं तो 20 में से एक कम, 39 कहते हैं तो 40 से एक कम, 49 कहते हैं तो 50 से एक कम। तो इन उनार्थक जिनमें उन आता है, तो उन क्या किस बात को दर्शाता है? बोला लघुता को दर्शाता है, न्यूनता को दर्शाता है, छोटे होने को दर्शाता है।
ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से मिलकर निर्मात होते, निर्माण जिन ये होना चाहिए था, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं, निर्मित होते हैं लिखा था मैंने, परंतु लड़की ने टाइपिंग के त्रुटि कर दी यहाँ पर, जो टाइप करी होगी है, से निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दो भाषाओं के मिलकर बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो संकर शब्द कहलाते हैं। संकर आंसर ये है इसका। देखिए, देशी शब्द वो हैं जो अपने देश की बोली भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, विदेशी शब्द वो हैं जो दूसरे देश की बोली भाषाओं से हिंदी में शामिल हो गए हैं। अनुकरणात्मक शब्द वो होते हैं जो आवाज़ की नकल करके बने होते हैं, जैसे खटखट हो रहा तो खटाखट, फटाफट, गटागट, चूँ चूँ, टन टन, सर, आवाज़ की नकल करके जो शब्द बनते हैं वो अनुकरणात्मक होते हैं। लेकिन जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का, किताब घर, किताब अरबी फारसी का, घर ग्रह का तद्भव रूप, सिनेमा घर, किताब घर, अश्रु गैस, दुनिया भर के शब्द हैं संकर शब्द, तो उनको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगला देखते हैं, कहाँ गया रे? निम्न में पार्श्व वर्ण है, अभी बात बोला था पार्श्व वर्ण में कौन सा होगा? र होगा, पार्श्व वर्ण, तो पार्श्व वर्ण, तो पार्श्व वर्ण कौन है? ल होना चाहिए था यहाँ पर हैं? सी, हाँ हाँ, ल है तो सही, ये है ल, ठीक ठीक, ल है इसमें, ठीक है, ल ल इसका आंसर सी है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं, हर, यह फिर त्रुटि कर रखी है थोड़ा सा, देखते हैं, यह है ह, फिर है र, और फिर है आधा स और व। अब आप जानते होंगे कि किसी र से पूर्व कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला जाता है। हर स्व स्वर होता तो ह पूरा होता, हर स्व तो नहीं होता, ह्रस्व होता है। ह कैसा है? आधा है। अब र से पूर्व कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अगर उच्चारण में आता है तो र से पूरा करने के लिए इसकी पाई पर आ जाता है, तो यह र इसके पाई पर यहाँ आ गया, फिर र तो आ गया इधर, तो बचा क्या? आधा स और व। जैसे आप जानते होंगे जब हम द्रव शब्द लिखते हैं तो द आधा होता है, र और व। जब हम क्रम शब्द लिखते हैं तो क आधा, र, ऐसे होता है ना, तो अब र आ गया यहाँ तो ये हो जाएगा द्रव शब्द, द्रव, ऐसी र आ जाएगा यहाँ तो ये हो जाएगा क्रम शब्द। तो ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार र से पहले आधा कौन था? ह, तो र कहाँ गया? इसकी पाई पर आ गया, तो यानी ये न नहीं है, ये र है यहाँ पर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर नहीं है, नहीं है, तो ह्रस्व स्वर तो है, ये भी है, ये भी है, तो ये ह्रस्व नहीं है। इसको संधि स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संधि ये अ और ई से मिलकर बना होता है, इसका नाम इसलिए संधि स्वर भी है, और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अब संधि तो करा हुआ है लेकिन अलग अलग जाति के स्वरों से मिला हुआ है, इसलिए संयुक्त स्वर भी है। तो इसका आंसर फिलहाल तो आंसर क्या था? सी था। ठीक है, और देखते हैं, सवाल है अगला, तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द कौन सा वाला है देखते हैं। देखिए, ब्याह का तत्सम क्या बनता है? विवाह बनता है, विवाह, यानी ये तद्भव शब्द है। गेंद का क्या बनता है तत्सम? कंदुक बनता है, तो ये अगर ये तत्सम है तो ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, और गांठ का तत्सम क्या बनता है? ग्रंथि बनता है, ग्रंथि। तो तद्भव तत्सम शब्द यहाँ क्या था? ये वाला था, ठीक, जिसको मैंने गोला करा हुआ है। आइए देखें आगे, सवाल नंबर 33वां, बदकिस्मत, ये एक साथ लिखना चाहिए था, जब उपसर्ग जुड़ते हैं तो लाइन में आ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो रखी है, आपको पहले दिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बदकिस्मत, ये अलग अलग नहीं आते, उपसर्ग अलग कहाँ से आएगा? तो उसकी लाइन में आता है, उपसर्ग हो या पढ़ते हो। जिसमें अज्ञान लिखना चाहूँगा तो अ और ज्ञान अलग अलग थोड़ी ना लिखूंगा, ये तो एक साथ आएगा। कैसा आएगा? अज्ञान शब्द ऐसा लिखा जाएगा, एक ही लाइन में आएंगे ना। तो बदकिस्मत में अलग अलग नहीं आएगा, एक लाइन जुड़ेगी इसकी। ठीक है, में उपसर्ग है क्या? बद है, बद का मतलब खराब, बुरी है, लेकिन बुरी क्या? किस्मत, तो यानी यहाँ ब नहीं है बल्कि बद नाम का उपसर्ग है, जो कि अरबी फारसी का उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखो, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, काम का सवाल है। देखो, शुद्ध वर्तनियाँ आएंगी खूब सारी।
ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है, अगर ये अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होना चाहिए? ये भी अशुद्ध है, भीष्म भी अशुद्ध है, द्वारिका भी अशुद्ध है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे अगर ये अशुद्ध है तो शुद्ध क्या लिखें इसको? शुद्ध इसको लिखेंगे आर्द्र। आर्द्र, र भी है ऊपर द के और पाई पर र भी है। भीष्म को शुद्ध कैसे लिखेंगे? भीष्म लिखेंगे, मूर्धन्य श लिखेंगे आधा, लेकिन जब भस्म लिखेंगे तो दंत सा आएगी। द्वारिका क्यों गलत है? क्योंकि द्वारका होना चाहिए था, द्वारका। और सहस्त्र शब्द ठीक है, कुछ लोग इसको सहस्त्र लिख देते हैं ऐसा, जो कि गलत होता है। सहस्त्र नहीं, सहस्त्र का मतलब होता है सैकड़ों, 10 100 यानी हजारों, हजार। तो सहस्त्र होता है, सहस्त्र कहीं नहीं होता, इसमें त कहीं भी नहीं होता, न तो त पूरा है न तो आधा है, सहस्त्र है, सहस्त्र मतलब सैकड़ों। ठीक है, ये कहीं लिखा होगा गलत लिखा होगा तो वो अलग बात है। अगला देखते हैं, खुरपी से घास छील दो, इस वाक्य में कारक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, किस कारक के लिए लगा हुआ? इस वाक्य छील दो, इस वाक्य में से विभक्ति, से कारक चिन्ह यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था क्या? इस वाक्य में से कारक विभक्ति से कारक का विभक्ति चिन्ह, ये भी चिन्ह न है यहाँ पर, ह नहीं है। चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह ऐसा लिखते हैं, यानी ह, और अगर ऐसा लिखना है पूरा अवलिक करके तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ह पूरा है न, ह आधा है न पूरा है। लेकिन चिन्ह को आप अगर ऐसा लिखेंगे तो ये अशुद्धि है, ये गलत होता है। चिन्ह होता है ह आधा और न पूरा होता है। अब आप न को यहाँ चिपका देंगे तो जो चिपक करके छोटा दिख रहा होता है वो पूरा होता है, जिस पर चिपका होता है ये आधा होता है। तो यहाँ ह नहीं है, न है। चलो जो भी है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, क्या किस कारक का चिन्ह है? से। तो खुरपी साधन के रूप में अपनाई हमने घास को छीलने के लिए, तो करण कारक का आंसर ऑप्शन ही है। ठीक है, से अपदान में भी आता है लेकिन वो अलग होने के लिए आता है, और करण में भी आता है, वो साधन के रूप में आता है। अगला सवाल है, देखिए, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? देखिए, प्राचीन गुणवाचक है, अच्छा गुणवाचक है, सुगंधित गुणवाचक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये संख्यावाचक विशेषण है, आप जानते होंगे। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। किसी ने कहा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किस प्रकार का है? तो अनिश्चयवाचक है। जिसने कहा उसका नाम नहीं मालूम, तो हालांकि ये भी अशुद्धि थोड़ा सा टाइपिंग की हो रखी है, मैं आपको ठीक लिखा दूं। जब आप सर्वनाम के साथ कारकीय चिन्ह जोड़ेंगे तो सर्वनाम की लाइन में जुड़ता है कारकीय चिन्ह, तो किसी ने एक साथ लिखना, अलग अलग लिखो तो वाक्य गलत है। जब सर्वनाम के सामने एक कारकीय चिन्ह आएगा तो उसके साथ, जैसे मैं नाम के सर्वनाम के साथ अगर आप ने जोड़ेंगे ने विभक्ति को, तो ये एक साथ लिखी जाएगी, मैंने हो जाएगा। और जब दो कारक चिन्ह आएंगे, जैसे मैं के साथ के लिए विभक्ति जोड़ेंगे तो ये एक विभक्ति तो यहाँ मेरे हो जाएगा और दूसरी अलग रहेगी, मेरे लिए। या आपके, आप सर्वनाम के साथ अगर दो विभक्ति जोड़ेंगे के लिए तो के तो यहाँ आ जाएगा और लिए अलग रहेगा। तो सर्वनाम के साथ एक विभक्ति आएगी तो लाइन के अंदर आएगी, दो आएगी तो एक लाइन के अंदर और एक बाहर। लेकिन संज्ञाओं के सामने एक विभक्ति आए चाहे दो विभक्ति आए हैं, दोनों की दोनों बाहर लिखी जाती हैं, अलग लिखी जाती हैं। अच्छा हाँ, तो सवाल ये था कि किसी ने वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम क्या है? तो अनिश्चयवाचक है इसका आंसर। ठीक है, सी वाला। अच्छा चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो कभी कभी, वह यहाँ आता है, स्थान को दर्शा रहा है। वह मधुर गाता है, यह रीति को दर्शा रहा है। वह बहुत गाता है, यह गाने का मात्रा दर्शा रहा है। और वह कभी कभी गाता है, रोज गाता है, हमेशा गाता है, सदैव गाता है, सुबह गाता है, शाम गाता है, तो ये समय को दर्शा रहा है। क्रिया होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो कभी कभी उसका आंसर था। उच्छिप्त वर्ण ड़ ढ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये किस लाइन में लिखे जाते हैं? ट ठ वाली लाइन में लिखे जाता है ना। और ट ठ वाली लाइन कहाँ आती है? मूर्धा के अंतर्गत आती है। मूर्धा उनका उच्चारण स्थान होता है, तो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो जो ट ठ, हालांकि इनका नाम उच्छिप्त वर्ण भी है, द्विगुण भी है, ताड़न जात भी है, परंतु अगर इनको वर्गों में लिखना चाहें हम, क ख ग च छ ड ट ठ, तो कहाँ लिखते हैं? जिस लाइन में ट ठ रहते हैं उसी में रहते हैं। ड के आगे ब्रैकेट बना के होगा, फिर ढ होगा, फिर ड होगा। तो ये वही, इनका उच्चारण का स्थान भी वही है जो ट वर्ग के वर्णों का है, तो ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अगला देखिए,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो कंदुक है, घोटक है, कदली है, और ये गोबर नहीं है। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है, गोमय। तो अगर इसका तत्सम, ये तो तद्भव रूप है, इसका तत्सम बनाना हो तो क्या बनाएंगे? गोमय। ये कदली है, इसका तद्भव क्या होगा? केला होगा। ये कंदुक है तो उसका तद्भव गेंद होगा, और एक घोटक है तो उसका तद्भव घोड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है क्या? तो सूर्य तत्सम है, इसका तद्भव सूरज बनता है। ग्रह तत्सम है, इसका तद्भव घर बनता है। ग्रह, ग्रह, ये ग्रह है या ग्रह है? ग्रह भी तत्सम है, इसका तद्भव गेह बनता है, गेह। और फूल पहले से ही तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? पुष्प होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, निम्न में संयुक्ताक्षर नहीं है। तो देखिए उपयुक्त सभी हैं। संयुक्ताक्षर वो होता है जिसमें दो व्यंजन ध्वनियां हो और एक स्वर हो। तो इसमें संयुक्ताक्षर की, ये संयुक्ताक्षर क्यों है? देखो श है आधा, फिर है र आधा, और इसके अंत में है अ। इसमें है अक्ष में क है आधा, फिर श है आधा, और अंत में है अ। इसमें द है आधा, फिर य है आधा, और आधा, और अंत में है अ। तो तीनों वर्ण दो व्यंजन और एक स्वर से निर्मित हैं, इसलिए संयुक्ताक्षर हैं। हाँ, मूल संयुक्ताक्षर अक्षत्र ज्ञ स्र होते हैं, ये मूल वर्णमाला में तो नहीं, पर है तो ये संयुक्ताक्षर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में से अनुस्वार का चिन्ह है। तो अनुस्वार देखो ये वाला, इस थोड़ा मार्कर ले आए पहले। देखिए ये वाला चिन्ह कहलाता है अनुस्वार, और ये वाला चिन्ह कहलाता है क्या? अनुनासिक या चंद्र बिंदु। ठीक है, और इस वाले चिन्ह को कहते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये तो विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, और इसका विवरण चिन्ह नाम है। तो अनुस्वार कौन सा वाला है? ये वाला है, लाइन के ऊपर एक बिंदु रहेगा। ठीक, देखें अगला सवाल, सवाल नंबर 44, निम्न में स्वर रहित र का प्रयोग किस शब्द में है? स्वर रहित र का मतलब बिना स्वर वाला र कहाँ है? तो देखो चेक करके देखते हैं। आर्द्र में क्या है? आ, फिर ऊपर है आधा र, और फिर है आधा द, और पूरा कौन है यहाँ? र। द्रव में देखो द है आधा, र है पूरा, और फिर क्या है? व। ड्रिंक में ड है आधा, आधा, फिर है री, और ऊपर बिंदी है क। और दृष्टि में द है आधा, आधा, फिर है इसके साथ री की मात्रा, और फिर है आधा श, और फिर क्या है? टी है। अब चेक करो कहाँ है आधा र? यहाँ तो आधा र है ही नहीं, यहाँ तो री है, ड्री, ई की मात्रा र पर है। द्रव र पूरा है और द आधा है, और यहाँ र आधा है। एक र पूरा भी पर आधा र यहीं तो है। आधा र, ये मात्रा र के तीन प्रकार होते हैं, तीन लिखने के तरीके हैं। ये ऊपर गया होता तो रेफ कहते हैं आधा र। जैसे कार्य में पैर पर टंगा हो तो जिसके पैर पर टंगा ये वो आधा होता है, और ये पैर ये पूरा होता है। ट्रक में ये ट है आधा, र कैसा है? पूरा है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आधा र है? आधा र वाला शब्द वही है जहां आधा र ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर ए वाला था। बाकी जब इसको पढ़ाया जाएगा वहां पर विस्तार से बता देंगे। इनमें से आवर्तीवाचक विशेषण क्या? आवर्ती का मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचुना। तो ये पुनरावृत्ति करे, बार बार आए, ए गुना, फिर दुगुना, तिगुना, ऐसा करके। तो ये आवर्ती बोधक ये वाला है, ए वाला। अगला वाला देखो, पेपर आपके पास होगा, वहां निशान मारते रहना। आप पढ़ते तो अवश्य पास होते। यहाँ जो तो शब्द है वो क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक कौन होते हैं? जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। एक उपवाक्य क्या है? आप पढ़ते अवश्य पास होते, आप पास होते अवश्य पास होते। तो यहाँ पर तो जो है समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण या व्यधिकरण। तो यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है। अच्छा, उसने और मैंने रोटियां बनाई। उपयुक्त वाक्य में शब्द और शब्द क्या है? उसने और मैंने रोटियां बनाई। तो यहाँ पर भी ये क्या है? समुच्चय बोधक है। और कैसा समुच्चय बोधक है? समानाधिकरण, क्योंकि उसने भी बनाई रोटियां और मैंने भी बनाई। तो यानी उस ये दोनों पद समान स्तर के हैं। कौन से वाले? उसने और मैंने, और इनको जोड़ने का कार्य करा समुच्चय बोधक ने। तो समुच्चय बोधक है समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक उसको कहते हैं जो समान स्तरीय पदों या उपवाक्यों को जोड़ता है। ये उपवाक्यों को जोड़ा है, पदों को भी जोड़ा है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अगला सवाल है
48, वह बहुत अधिक खाता है में प्रविशेषण क्या है? तो वह तो सर्वनाम है, एक कहेंगे विशेष है, खाता क्रिया है, और अधिक शब्द क्रिया विशेषण है, और बहुत शब्द प्रविशेषण है। तो ए वाला आंसर है इसका, ठीक है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो खाना क्रिया, अधिक क्रिया विशेषण, और इसको भी बहुत बता रहा है कौन? ये बहुत शब्द, तो ये प्रविशेषण है, ठीक है। आगे देखते हैं। रात का पर्यायवाची नहीं है, तो रात का पर्यायवाची राका होता है, रैन होता है, रात्रि होता है, रमा नहीं होता है, ये देवी का पर्यायवाची, किसी लक्ष्मी का पर्यायवाची। अच्छा, गरल शब्द का किसका, गरल शब्द किसका विलोम है? तो गरल तो किसका विलोम है? अमृत का विलोम है, ठीक है। अगला शब्द है, विलोम शब्द याद करने में समझाने लायक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अनेकार्थी शब्द, वर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, वर का मतलब वरदान भी होता है, वर का मतलब दुल्हा भी होता है, और वर का मतलब वर्ण नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं आइए मान्य वर, मानने का मतलब जो मानने योग्य हों, वर कौन? श्रेष्ठ हैं जो माने गए, तो वर का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। इनमें से उर्दू का उपसर्ग क्या है? अभी, परि, गैर, अन। तो जैसे गैर मुल्क कहते हैं, है ना, है? गैर जिम्मेदार कहते हैं। तो गैर का मतलब यहाँ क्या? नहीं से है। क्या नहीं है? जिम्मेदार नहीं है। गैर क्या नहीं है? मुल्क नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है अरबी फारसी का उपसर्ग है। विकारी शब्द है, विकारी शब्द वो होता है जो लिंग वचनानुसार बदल जाए। तो मीठा, मीठी, मीठे, मीठा पुल्लिंग है। अगर मीठा किसी पुरुष जाति के शब्द, जैसे गुड़ को बता रहा हो मीठा तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं चीनी करूँगा तो ये भी चीनी चूंकि स्त्रीलिंग होती तो मीठा शब्द भी उसके लिंगानुसार मीठी हो जाएगा। फल अगर एक होगा मीठा और ज़्यादा होंगे तो मीठे हो जाएगा वचन के अनुसार। तो जो लिंग वचन के अनुसार चेंज हो जाए वो शब्द विकारी होता है। तो मीठा यहाँ विशेषण है तो विकारी है। आगे देखते हैं। जिठानी में पढ़ते क्या है? जेठ पर आनी जोड़ा तो जिठानी बन गया। पढ़ते वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़ें उसके अर्थ में बदलाव करें। जेठ शब्द था, जो पति से बड़ा भाई है वो जेठ है, लेकिन पति से बड़े भाई की जो पत्नी है उसका क्या बोले, तो हमने आने जोड़ दिया तो बन गया उसके लिए जेठानी, ठीक है। तो आने पढ़ते हैं इस पर। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो भूत धनीश ये शिव का है, त्रिलोचन शिव का है, चंद्रशेखर शिव का है, अंशुमाली शिव का नहीं है। तो किसका है ये? शाबाश, सूर्य का है। ये तो छोटी बच्ची बहुत तेज है, मैं तो लग रही थी अभी 9th 10th में पढ़ती है ये तो सारे उत्तर बोल लिया, और मुझे तो लग रहा है मेरी क्लास में पढ़ी भी नहीं कहीं है, तब भी इसको बहुत आ रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, अनुपम का अर्थ क्या है? जिसकी उपमा ना की जा सके, उपमा नहीं दी जा सके, वो अनुपम है। जो इसका समान कोई दूसरा ना हुआ तो अद्वितीय है, ठीक है। अच्छा, और देखो, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का अंडज भी होता है, अंडा से जो जन्म ले अंडज, खेचर भी होता है, और द्विज भी होता है। द्वि का मतलब दो, ज मतलब जन्म लेने वाला। पक्षी 2 बार जन्म लेता है, अंडे के रूप में फिर बच्चे के रूप में। द्विज शब्द दांत का भी होता है, एक बार दूध का दांत जन्म लेता है और फिर टूटकर उसी जगह दूसरा लेता है। द्विज शब्द पंडित का भी पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये है, ये है, तो रदन नहीं। अब बताओ भाई रदन किसका है? तब बोलो बेटे, रदन किसका है? फिर रदन दांत का है। रद, रदन ये दांत के पर्यायवाची, ठीक है। चलो, तो ये वाला आंसर नहीं था इसका, ठीक है। अगला देखो, छिछला का विलोम क्या होगा? हाँ, छिछला का विलोम क्या होगा? गहरा, और कहीं किताब उथला भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर गहरा ही होना चाहिए, है ना। छिछला उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी वानी कम हो, और इसका उल्टा ठीक, जहाँ पानी गहराई में हो तो गहरा होना चाहिए। किताब में भाई कहीं उथला भी ना हो सकता है, देख लेना एक बार, ठीक है। उथला उसको बोलते हैं जो ऊपर उठा हुआ हो, तो यहाँ उल्टा इसका गहरा ही होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार इसको फिर भी चेक कर लेना, ठीक। उदयाचल, उदयांचल का मतलब होता है जहाँ से कोई उदय होता है, और इसका उल्टा क्या होता है? अस्ताचल हो जाएगा, अस्तांचल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिंदु का गलती है उस पर। अच्छा, यह घोड़े के पीछे खड़ा था, यहाँ यह शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा कि सार्वनामिक विशेषण? सर्वनाम होगा कि सार्वनामिक विशेषण? हाँ, देखो ये थोड़ा समझाने लायक है। देखिए, अगर मैं कहता यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा मेरा है, यह घोड़ा दौड़ता है, यह घोड़ा बहुत महंगा है, तो यह शब्द घोड़े के साथ जुड़ा हुआ है उसको संकेत करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के, तब क्या होता है? ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। यह शब्द यहाँ घोड़े के साथ जुड़ा हुआ तो है,
पर ये घोड़े की ओर संकेत कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जगह लिखा गया है जो घोड़े के पीछे खड़ा था, तो उसका कोई नाम होगा, उसके नाम की जगह पर बोला है, तो ये सर्वनाम ही है। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर कह देता हूं, अगर मैं इसको कहूं यह पुस्तक मेरी है, मेरी है, तो यह शब्द यहां पर क्या, सार्वनामिक विशेषण। और अगर मैं कहूं यह पुस्तक का कवर है, तो यह शब्द क्या होगा, सर्वनाम है। पुस्तक का कवर है, तो कवर, पुस्तक का कवर है, ऐसा ना हो इसलिए मैंने पहली बार कवर की जगह पर क्या बोल दिया, यह बोल दिया, तो संज्ञा रिपीट हो ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करा जाता है। आगे देखते हैं। जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, तो देखिए जब मैं छोटा लड़का था, आप इतनी बात बोलेंगे तो इसका अर्थ नहीं आएगा, यह आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। जब मैं छोटा था, यह आश्रित है। साइकिल खूब चलाता था, मैं साइकिल खूब, मैं भी दोबारा नहीं बोलना चाहिए, तो समुच्चय बोधक है। तो जब मैं छोटा था, अब मैं दोबारा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तब मैं साइकिल चलाता था, ये प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान एक आश्रित, तो ये मिश्रित वाक्य बना हुआ है। ठीक है, तो क्या किस प्रकार का है ये, मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। बात करेंगे मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य पर आगे चलकर चैप्टर जब पढ़ाएंगे। तुम यहां से जाओ, आज्ञा दी जा रही है, पर आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञा बोधक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अच्छा, आज्ञा के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो आज्ञा के आधार पर पूछा था वहां, बदबू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बू, बद का मतलब है प्रत्यय, बू बू बू, इसमें उपसर्ग है, वैसे प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग उस शब्द को, उपसर्ग शब्द का खंड होता है, और कहाँ जुड़ता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, जबकि यहाँ बू अपने आप में पूरा शब्द है, जिसका मतलब है गंध, तो इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है बद, ये गलती से हो गया, उपसर्ग नहीं है यहाँ प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय नहीं, ये क्या है, उपसर्ग है। किस पर जुड़ा होगा ये उपसर्ग, बू पर जुड़ा है, और बू किसका पर्यायवाची, गंध का, और गंध कैसी हो बोला, ये बद मतलब बेकार हो, खराब हो, तो बदबू या खुशबू जो जुड़ेगा वो किस पर जुड़ेगा, बू पर जुड़ेगा, और बद का मतलब बुरा होगा, और खुश का मतलब क्या होगा, अच्छी होगा। ठीक है, तो यहां अगर कोई बोले बदबू शब्द में उपसर्ग है कि प्रत्यय, तो आप बोलेंगे उपसर्ग है, और आप बोलेंगे अगर ये बद उपसर्ग है तो पूरा शब्द कौन है, बू है, बू का मतलब क्या, गंध है। ठीक है, तो ये गलती से प्रत्यय हो गया, यहाँ उपसर्ग है इस पर, और उपसर्ग भी कौन सा है, बद नाम का उपसर्ग है, ये वाला। ठीक है, अच्छा चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, स्थूल होगा, फैला हुआ, बड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो आसान सा विलोम शब्द याद करना है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है क्या, मैं सायकाल घूमने जाता हूँ, ये तो ठीक लग रहा है, मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ, ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा होगा, आप बताओ तो जरा। ये गलत इसलिए हो रहा है कि शाम और काल, काल और समय दोनों एक ही बात तो है, सायकालीन अवधि भी गलत है, सायकाल के काल खंड में भी गलत है, तो उसका आंसर ए वाला ढूंढना चाहिए। अब सवाल है अगला, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सी वाला आपको लग रहा होगा, अतिथि, दोनों ई छोटी होती हैं, तो इसका सी आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सारे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो जब सारे बोल दिया तो भर क्यों बोला, फिर क्या बोलना चाहिए था, सारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, या देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वह पहला वाला वाक्य गलत है। दूसरा क्यों ये गलत हो गया, देखो देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये तो ठीक है, पूरे देश भर में भी गलत है, समस्त देश भर में, भर और समस्त नहीं बोलना एक साथ, इसलिए आंसर इसका क्या है, बी वाला है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, ये सवाल है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, मैं या वह जाएगा, सही है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों यहाँ पर और होता तो मैं और वह जाएंगे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जाना एक नहीं है, तो मैं या वह जाएगा। कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, अनेक नाम, एक का बहुवचन वैसे ही अनेक है, तो अनेकों नहीं करना है, तो ये वाला गलत है। गुरुजनों का सम्मान करें, गुरु को बहुवचन करने के लिए जन जोड़ दिया गया है, तो गुरुजन का सम्मान करें। और वह सज्जन आदमी है, ये गलत क्यों हुआ, बिल्कुल जन और आदमी एक ही है, वह सज्जन है, और क्या बोलेंगे ये, वरना या क्या बोलेंगे, वह अच्छा आदमी है, सत का मतलब अच्छा होता है ना, तो या तो आप बोलेंगे वह अच्छा आदमी है,
क्योंकि सत का मतलब अच्छा ही होता है, तब जन मन कुछ नहीं बोलेंगे, आदमी बोलेंगे। तो वह अच्छा आदमी है, या तो ऐसा बोला जाएगा, और या तो बोला जाएगा कि वह सज्जन है। जन मतलब लोग, आदमी व्यक्ति ही होता है। तो वह सज्जन है, या तो ऐसा बोलो, या वह अच्छा आदमी है ऐसा बोलो। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए वाला विकल्प ठीक था इसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे। टाइम लग रहा है इस पर, थोड़ा व्याख्या कम कम करनी पड़ेगी, क्लास में विस्तार से मांग लेंगे। उसने और रोटियां मांगी, इस वाक्य में और शब्द क्या है? हैं? हाँ, विशेषण है। जनरली बच्चे क्या मानते हैं इसको, बच्चों को लगता है कि और शब्द होता ही है समुच्चय बोधक, पर हर जगह थोड़ी ना होता है। व्याकरण में तो शब्द के प्रयोग पर निर्भर करेगा, उसका प्रयोग किस बात के लिए करा। अगर तो होता उसने और मैंने रोटियां मांगी, उसने और मोहन ने रोटियां मांगी, तो और तब उसने और मोहन नाम के शब्दों को जोड़ रहा होता, उस समय समुच्चय बोधक होता, और वो भी कैसा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता। लेकिन यहाँ पर ये और रोटियों की संख्या बता रहा है, इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक, वो भी कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक। और अगर होता उसने और पानी मांगा और दूध मांगा, तो ये परिमाण बताता किसका, दूध का, तो तभी भी अनिश्चय परिमाणवाचक होता। परंतु समुच्चय बोधक तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण, डी वाला आंसर है। ठीक है, अच्छा चलिए अगला है सवाल 70वां नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य, शुद्ध वर्तनी इसलिए ज़्यादा दी गई हैं कि समूह ग में, कांस्टेबल में, पटवारी आदि पेपर जो आपने दिए होंगे एक दिवसीय, वहाँ शुद्ध वर्तनी 1 या 2 आती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य को लेकर 10-12 नंबर का आना है। हर चैप्टर का वर्णमाला को लेकर 15 सवाल बनने हैं, वहाँ नंबर भी दे रखे हैं आगे। तो यहाँ जो बच्चा 90-95 नंबर करेगा, और कर भी लेंगे आप जैसे लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं, तो अच्छी लीड ले लेगा वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ टॉपिक की संख्या कितनी है, सीमित है। यहाँ से देखो गद्य पद हटा दिया, जो कि समूह ग में अतिरिक्त पढ़ना पड़ता है। पत्र लेखन हटा दिया, समूह ग में ये भी पढ़ना पड़ता है। और वहाँ ले दे कि इतना सारा विस्तार पढ़ना, सवाल कितने आते हैं, 20। और यहाँ टॉपिक कम है और सवाल ज़्यादा आने, यानी एक ही टॉपिक से 5-5, 7-7, 8-8, 10 सवाल आने हैं। तो टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वर्णमाला ठीक से पढ़ लेंगे, तो वर्णमाला से 15 सवाल अगर आएंगे तो आराम से 13-14 कोई 15 भी कर लेगा। ठीक है, 12 से नीचे तो नहीं करेंगे, और जो 12 से नीचे करेगा वहाँ वो कभी वही सिलेक्शन लेगा नहीं, क्योंकि मुट्ठी भर तो पद है, 50-60 तो कुल पद हैं। और 50-60 तो 100 बच्चे तो मैं ऐसे ही गिना दूँ उंगलियों पर कि मैं पहले बोल दूँ इसका होना, इसका होना, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे तैयार हो रखे हैं पहले से ही। हिंदी के समूह में इतना पढ़ रखे हैं लोग कि खूब पढ़ रखे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल से। तो ये हिंदी तो सब ने खूब अच्छे से कर डालनी है वहाँ पर। अच्छा चलो अब करेंगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। आदर शब्द भाव है, पूजन शब्द भाव है, ईर्ष्या शब्द भाव है, आदरणीय शब्द विशेषण है। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो हैं, छूट गया एक। अच्छा कहाँ छूटा, कहाँ गया रे ये। अच्छा, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा वाला, डी वाला। ठीक है, कैसे ठीक है, देखो ये गलत क्यों हुआ, 2 तो एक साथ आएंगी। महत्व, ये नहीं तो ये महत्व है, महत्व नहीं महत्व। अध्ययन में एक यह और आएगा, अध्ययन होता है। और अमावस्या नहीं होता बल्कि अमावस्या होता है, दंत्य स होती है। तो इस शब्द में 2 तरह की गलतियां होने की संभावना है। एक तो श बदल सकता है और अ की जगह आ कर सकता है, तो आ नहीं होता, अ होता है, और स भी कौन सी वाली, दंत्य स होती है। और मुहूर्त ये ठीक लिखा हुआ है। अब देखिए अगला, कहाँ गया अगला सवाल। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आदरणीय शब्द भाव नहीं है, तो क्या है ये, फिर विशेषण है। ठीक है, अच्छा अगर देखिए इनमें अगर गड़बड़ी लगती है आपको तो मैं आसान से ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि ट्रिक बताने बैठूंगा तो भाई टाइम लगना। एक शब्द है आदर, इसके आगे क्वेश्चन करो, इसके आगे क्वेश्चन करो। ईर्ष्यालु, इसके आगे क्वेश्चन करो। पूजन और पूजनीय, क्वेश्चन करो इसके आगे। जब आपको ऐसे शब्द दिखाई पड़े एक जैसे, मीठा और मिठास, तो आपको अगर नहीं पता चल रहा कि कौन विशेषण है कौन भाववाचक, तो क्या करना है, इसके आगे क्वेश्चन करो। मीठा कौन, तो उत्तर मिला मीठा कोई फल हो सकता है, मीठा कोई भोजन हो सकता है, मीठा कोई गन्ना हो सकता है, मीठा तो जो खुद कुछ नहीं है दूसरे को बताएगी ये मीठा, वो शब्द हमेशा विशेषण होता है। और मिठास के आगे क्वेश्चन करो तो मिठास कौन, मिठास कभी आंसर नहीं आता कि मिठास कोई फल है, मिठास एक अनुभूति है, एहसास है, तो वो भाव है। देखो आदर कौन, कभी आंसर नहीं आता कि आदर कोई दादाजी हैं,
आदर एक भाव है। आदरणीय कौन? आंसर हो सकता है दादाजी, नाना जी, पिताजी, गुरु जी, भाई जी। तो आदरणीय वो है जिसका आदर कर, तो ये विशेषण है। ईर्ष्या कौन? एक भाव, अनुभूति है। ईर्ष्यालु कौन? कोई लड़का, आदमी हो सकता है। तो जो दूसरे को बताए कि ये है ऐसा, वो विशेषण। और जो दूसरे को न बताए बल्कि खुद ही लगे कि अमूर्त चीज़ है, विचार, ख्याल है, तो वो भाव है। पूजनीय कौन? कोई देश हो सकता है पूजनीय, कोई आदमी हो सकता है पूजनीय। तो ये आदमी को बता रहा है कि बोला आदमी है पूजनीय, नेता है कोई पूजनीय। लेकिन पूजन क्या है? एक भाव है खुद। तो ये भाव, ये विशेषण, ये भाव, ये विशेषण, ये भाव, ये विशेषण, ये भाव और ये विशेषण, ऐसा करके कर लेंगे आप, ठीक है। बाकी विशेषण वाला टॉपिक जब आएगा क्लास में तो देखा जाएगा। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना, लाल पीला होना, बहुत सुंदर होना, इनमें से कोई। तो दुर्लभ होना, गूलर का फूल इसलिए दुर्लभ माना जाता है कि कहते हैं कि गूलर का फूल रात में ही खिलता है और रात में ही नष्ट हो जाता, झड़ जाता है। तो सुबह होता है तो कोई दिखाई किसी को देता नहीं है। अब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना ऐसा है, ठीक है। तो दुर्लभ है, कोई देख ही नहीं पाता इसको। और अगर दिन में तक खिला रहता, खिलता, तो तब लोग देखते भाई। तो ये कारण समझ में भी आ रहा है कि क्या पता रात ही रात खिलता हो। अच्छा, निम्न को लोकोक्तियों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विकल्प कौन सा है? न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यानी कोई ऐसी शर्त रखना जो कभी पूरी ना हो, है ना। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि अगर मैं कहूँ कि आप अगर 300 नंबर ले आएंगे, कोई बिल्कुल पढ़ने में खत्म है, और मैंने कहा कि अगर तू 250 280 नंबर ले आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने सुनकर आप किसी ने कहा न 9 मन तेल होना, न राधा ने नाचना, ना इसके इतने नंबर आने और ना इसने सिलेक्शन लेना। तो और भी संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला है, बी वाला। और देखिए, मतलब ऐसी कोई अनोखी शर्त जो पूरी होने की संभावना नहीं। 9 मन तेल इकट्ठा करना आसान थोड़ी ना होता है। तो पराजित करना, अच्छा, घी के दिए जलाना का अर्थ क्या होगा? ये मुहावरा नहीं, लोकोक्ति है। सॉरी, मुहावरा है ये, लोकोक्ति नहीं है ये। और जबकि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाची की, वो क्या था? लोकोक्ति थी। बहुत ठीक, बहुत तैयारी हो रही है भाई बच्चों की। तो देखिए, घी के दिए जलाना, पराजित करना नहीं, प्रसन्न होना, थोड़े में बहुत करके दिखाना, बहुत प्रकार के अनुभव होना। तो इसका प्रसन्न होना, खुशियाँ मनाना, ठीक है। तो बहुत 6, 7, 8 की क्लास से 9, 10 से हम पढ़ते आए हैं। यह घर के पीछे खेल रहा था, उपयुक्त वाक्य में यह शब्द क्या है? वही है, सर्वनामी है। और अगर यह घर अच्छा है, यह घर महंगा, तब यह सर्वनामी विशेषण होता। निम्न में देशज शब्द कौन सा है? तो पुत्र तो तत्सम है, इसका पूत बनता है तद्भव। लाश, ये शायद तुर्की का पुर्तगाली शब्द है, यह तुर्की का शब्द है यह, ठीक है। और गोमय तो तत्सम है, इसका गोबर बनता है तद्भव। और पगड़ी जो है देशज शब्द है, ठीक है। चलो ठीक। निम्नलिखित में से एक बेमेल शब्द है, वो क्या है जिसका अलग ही हो सबसे? देखो, आत्मशुद्धि, आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा और मुग्धता। तो आत्म श्लाघा तो अपनी प्रशंसा करने के लिए बोलते हैं, ये तो ठीक है, वही आत्म प्रशंसा भी हो गई और वही आत्ममुग्धता भी हो गई। आत्मशुद्धि अलग है, ठीक है। आत्मघात भी अगर मैं यहाँ कर लेता ये भी अलग हो जाता कि आत्मघात मतलब अपना नुकसान करना। और बाकी शब्द क्या करें? अपनी बात, अपने आप को प्रसन्न करना, खुश होना, अपनी तारीफ करना, अपने से खुश हो जाना। अच्छा, सपूत का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल आसान है, योग्य पुत्र। कपूत का अयोग्य, नालायक पुत्र। अच्छा, मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? हैं, बिल्कुल निश्चित कहलाता है। रात भी पहर के हिसाब से होता है, शुरुआत का पहर, मध्य रात्रि का पहर, सुबह होने से पहले का पहर, चांदनी रात, अंधेरी रात, इनके अलग अलग नाम होते हैं। रात तो कहीं हैं, रात तो एक ही, पर अलग अलग प्रकार की रात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए, यानी कसूर कोई करे और दंड किसी को मिले, तो यह इसका सी वाला आंसर है। और ये लोकोक्ति है कि मुहावरा? लोकोक्ति है ये, बिल्कुल बिल्कुल लोकोक्ति है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि बच्चे फंसेंगे, पर ये तो नहीं फंस रहे हैं कोई भी नहीं। इनमें से घोटक का पर्यायवाची क्या है? तो ध्यान रखना, घोटक का पर्यायवाची है तुरंग। खेचर पक्षी का है, राका रात का है, और तरंग जो है लहर आदि का है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर है, अंशुमाली है, पतंग है, लेकिन तरंग नहीं है। अंशु किरण को बोलते हैं, माली मतलब माला। सूर्य के चारों तरफ ऐसे माला टाइप की किरण दिखती है ना, तो अंशुमाली सूर्य का ही होता है, ठीक है। अच्छा, और देखो,
निम्न में कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? सुमन है, प्रसून है, कुसुम है, विपिन किसका? जंगल का है। ठीक है, चलो। अच्छा, निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? धूमकेतु है, वैश्वानर है, जातदेव है। तो पाहन नहीं है। पाहन पाषाण का तद्भव रूप है, और प्रस्तर का तद्भव रूप क्या है? पत्थर है। ठीक है, चलो। आसक्त का विलोम क्या है? आसक्त मतलब किसी के प्रति गहरा से जुड़ना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विरक्त, मतलब किसी से दूर होना, हटना। तो आसक्त का विरक्त हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? इसको बताओ तो। गुड। पाश्चात्य का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं पुराना, और इसका उल्टा क्या मान लेते हैं? वो नया या नवीन। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम से संबंधित, पश्चिम का, और पूरब से संबंध रखने वाला या पूरब का पौर्वात्य कहलाता है। तो पाश्चात्य और पौर्वात्य आपस में विलोम है। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी भी विलोम है आपस में। पूर्व पश्चिम जैसे विलोम है, वैसे पूर्वी और पश्चिमी भी हैं। और प्राचीन का तो नवीन होता है, सबको पता है। यह घर पुराना, इसमें यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कब होता? जब यह घर के अंदर था, यह घर के पीछे बैठा था, यह घर के सामने धूप सेक रहा था। तो धूप जो सेक रहा था उसकी जगह जब यह आता, तब होता है सर्वनाम। और या तो यह पुराना लिखा जाता तो तब होता है सर्वनाम। लेकिन ये घर के साथ जुड़ा हुआ है, पर घर के साथ जुड़ा तो है, पर घर को विशिष्ट बनाने के लिए, घर की ओर संकेत करने के लिए, तब ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, हाँ? ऑप्शन में नहीं है, कैसा नहीं होगा? विशेषण है ना बेटा, तो सार्वनामिक विशेषण भेद किसका है? विशेषण का ही तो है। आप तो ऐसे न थे, इस वाक्य में तो क्या होगा? निपात। निपात वो होते हैं जो शब्दों पर जुड़कर विशेष बल देता है। आप तो ऐसे हैं, वह तो चला गया, वह भी चला गया, वह ही गया। तो ही भी तो मात वाले निपात होते हैं। तो इस तो का प्रयोग और जगह भी कर सकते हैं, पर यहां पर तो निपात था। निम्न में से किस शब्द का में यण संधि नहीं है? तो वी धन अर्थ, यहाँ यण संधि है। अति धन आचार, यहाँ यण संधि है। सुधन आगत, यहाँ यण संधि है। लेकिन सत धन आचार ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तव के बाद आ आया तो तव का द बन गया, आधा द को आ ने पूरा करके सदाचार बन गया। अच्छा, पीतांबर शब्द में कौन सा समास नहीं हो सकता है? प्रश्न थोड़ा गलत हो रखा है। कर्मधारय हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, मैं बता देता हूँ। बहुब्री तो होता ही होता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, पीतांबर शब्द में कौन सा समास हो सकता है? पहले तो उसको ठीक करो, हो सकता है। और तब यहाँ पर एक विकल्प तब अब मैं दे देता हूँ ठीक करके, कि ए और बी दोनों हो सकता है, ए तथा बी दोनों। अब ये सवाल ठीक हो गया। थोड़ा सा टाइपिंग की थोड़ा गलती हो रखी है, जल्दबाजी में पेपर बना तो ठीक से हो नहीं पाया। अब देखो, अब है सवाल ठीक। पीतांबर शब्द में कौन सा समास हो सकता है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, दूसरा है बहुब्री, तीसरा है द्विगु, और डी विकल्प है कि ए और बी दोनों हो सकता है। अब मैं समझाता हूं दोनों कैसे हो सकता है। देखिए, जब मैंने कहा पीतांबर चक्र धारण करते हैं, तो पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब वस्त्र। पीला वस्त्र नहीं उठाता है चक्र। इस समय ये पीतांबर, जब ये पीतांबर शब्द विष्णु का बोध कराएगा, विष्णु का विशेष्य बनेगा, विष्णु का विशेषण बनेगा, विष्णु का पर्याय बनेगा, विष्णु का स्थान लेगा, तब इसमें बहुब्री समास होगा। क्योंकि बहुब्री समास में दोनों पद अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देते, बल्कि किसी और की ओर संकेत करते हैं। और अगर मैं कहूँ विष्णु पीतांबर धारण करते हैं, विष्णु का पीतांबर अच्छा लगता है, तो विष्णु का पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र अच्छा लगता है। तो उस समय पीत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर यानी वस्त्र की। दोनों पदों में संबंध कैसा है? विशेषण विशेष का। तो जब इसमें विशेषण विशेष का संबंध तक ही सीमित रहेगा ये, तो ये कर्मधारय समास भी है। ठीक है, पीतांबर, श्वेतांबर, नीलांबर, इन शब्दों में कर्मधारय भी होता है, और इन शब्दों में बहुब्री भी होता है। तो आंसर इसका तब, अब देखो प्रश्न ठीक बन गया है कि पीतांबर शब्द में कौन सा समास हो सकता है? तो कर्मधारय हो सकता है, बहुब्री हो सकता है। अब रहा सवाल ये कि अगर बिना किसी वाक्य में प्रयोग करे स्वतंत्र पूछ लिया जाए कि पीतांबर में कौन सा समास, अकेला ही शब्द है, तो हमेशा बहुब्री बताना है इसको, क्योंकि प्रसिद्ध नाम है विष्णु का, पर्याय है। और जब वाक्य में हो तब वाक्य को ध्यान से देख लेना, क्या ये पहला पद अपने दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी एक विशेषण विशेषता की सीमित है? तो ऐसी कंडीशन है तब ये कर्मधारय है। और वाक्य में प्रयुक्त तो भले ही है, फिर भी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। पीतांबर चक्र धारण करते हैं, तो पीला वस्त्र थोड़ी ना उठाता को चक्र। पीतांबर यहाँ विष्णु का पर्याय का काम कर रहा है, फिर भी तो तभी भी ये बहुब्री है। ठीक है, अच्छा आगे देखना। अगला सवाल है,
निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीरज है, पंकज है, अरविंद है, जलद नहीं है। अब देखो पानी के पर्यायवाची पर द प्रत्यय जोड़ देंगे तो द का मतलब देना बादल के हो जाएंगे, और ज प्रत्यय जोड़ देंगे तो ज का मतलब जन्म लेने वाले कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर आप देखो, रावण को दशानन का घमंड था। इस वाक्य में दशानन शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा होगा, द्विगु होगा, द्विगु। देखो बहुब्री क्यों नहीं है अभी। रावण को 10 मतलब 10 और किसका, आनन मतलब मुख का घमंड था। यहाँ 10 शब्द अपने आनंद की संख्या बता रहा है अभी। तो जब पूर्व पद अपने उत्तर पद की संख्या बताता है तो वह द्विगु समास होता है। और जब यह दशानन शब्द स्वतंत्र आ गया कहीं पर बिना वाक्य में प्रयोग करे, द्विगु भी ऑप्शन और बहुब्री भी, तो केवल बहुब्री लगाना तब। पर इस वाक्य विशेष में यह द्विगु समास है। और अगर मैंने कहा दशानन ने सीता हरण किया तब ये बहुब्री है, क्योंकि 10 मुखों ने नहीं करा बल्कि 10 मुख वाले अर्थात रावण ने करा है। यह रावण के दशानन राम ने काट डाले तब द्विगु समास। राम के 10 आनन, 10 शब्द आनंद की संख्या बता रहा है तब वो द्विगु समास है। ठीक है, तो अगर ये सवाल यहाँ आता कि दशानन में समास हो सकता है द्विगु बहुब्री, तो ए और बी दोनों हो सकता है इसमें। अच्छा आगे देखते हैं अगला सवाल, 2-4 सवाल और रह गया, जल्दी से करते हैं। प्रत्यक्ष में संधि बताइए, कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। विच्छेद क्या करेंगे, प्रति और अक्ष करेंगे। प्रति अक्ष, प्रति के मतलब सामने, अक्ष मतलब आंखों के सामने। विच्छेद करने का तरीका क्या है, जब भी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पर आपको य दिखे और य के आगे आधा, तो यण संधि है। यण संधि में यह आता तो है किसकी जगह पर, ई की। कौन सी ई की आता है, दोनों की आता है। तो दोनों ई की मात्रा इस अधूरे पर लगा के देखनी है कि कौन सा ई जुड़ने पर ये अर्थवान बन रहा है। यण संधि में यह आता है पर आधा आता है ई की जगह पर, लेकिन ये पूरा हो रखा है, यहाँ से अ की मात्रा बाहर लो और अक्ष पर जोड़ दो। इसको हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको नहीं करते हैं। तो प्रति का मतलब सामने, अक्ष का मतलब आंखों के सामने कोई चीज, तो प्रत्यक्ष कहलाती हो। यण संधि का उदाहरण था ये। ठीक है, संधि में बता दूंगा कि कैसे करके विच्छेद करना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है छोटी सी बात को बड़ा बनाना। तो कहाँ है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये बात ठीक है, कठिन कार्य नहीं है, व्यर्थ का वार्तालाप, असंतोषपूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो तिल किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना हो तो और बाकी 2 विकल्प गलत हो तो तब ये भी थोड़ा बहुत सही हो सकता है, परंतु अगर वो वाला विकल्प ना होता। व्यर्थ का वार्तालाप करना मतलब जितनी जरूरत ही नहीं उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना होंगे, लेकिन ये तब होता जब ये वाला ना हो। ठीक है, ये वाला है तो यही इसका आंसर है, ये वाला। अगला देखें, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। रचना के आधार पर यह वाक्य किस प्रकार का संयुक्त वाक्य। जल्दी चलिए पूरा अर्थ दे रहा, देर हो जाएगी दूसरा अर्थ दे रहा। अन्यथा कौन है, समुच्चय बोधक है, इसने कार्य करा जोड़ने का, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। देशज शब्द चुने, तकली देशज शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है, शादी अरबी फारसी का शब्द है, माता तत्सम शब्द है, और तकली जो है देसी शब्द है। तकली, पगड़ी, खड़ाऊं, पेट, टाट, खिड़की, दुनिया भर के उदाहरण। ठीक है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। करण शब्द जहां है वो करना ही है, उसका मतलब प्रक्रिया। हम बोलेंगे कि इसका शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण, करण बोल दिया तो करना नहीं बोलना, फिर इसका शुद्धिकरण होना है, शुद्धिकरण किया जाएगा ऐसा बोलना। ठीक है, तो करण, स्पष्टीकरण आवश्यक है, स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं बोलना, स्पष्टीकरण आवश्यक ही बोल दिया, करण बोल तो दिया तो करना क्यों बोला दोबारा फिर, तो यानी ए वाला सही है इसका। ठीक है, अच्छा, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला है। उज्ज्वल में 2 ज आती हैं, उत्त प्रद, ये बना कैसे, देखो व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, उत्त और ज्वल इसमें शब्द है। जैसे सत और जन, त के बाद यदि ज आता है तो त का क्या हो जाता है, आधा ज। सत धन जन तो सज्जन हो जाता है, वैसे ही उत धन ज्वल तो इस त का आधा ज हो जाएगा तो उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ज वाला ये वाला ठीक है। लेकिन जब प्रज्वलित आता है, प्रज्वलित, तो तब इसमें एक ही ज होती है, तब 2 नहीं होती है। शब्द भी बहुत बार आता है, प्रज्वलित में एक ही ज है लेकिन उज्ज्वल में 2 ज हैं। अच्छा, अगला सवाल है, एक लास्ट बचा हुआ है, एक लास्ट है, हाँ 2 हैं अभी। निम्न में राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा, वर्ण विच्छेद क्या होगा, बताओ तो जरा कौन सा वाला होगा। हाँ ए वाला होगा। देखो रा, तो र प्लस आ, श यहाँ पहले से ही आधा है तो देखो आधा है, ट यहाँ पहले से आधा है और र नीचे से चिपका है तो पूरा है। ठीक,
कहाँ पढ़ा तुमने भाई बच्चों? कहाँ पढ़ के आए हो तुम? कहाँ पढ़े हो गया पूरा एक बचा। कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने? आधार में पढ़ा ना, वेरी गुड, जहाँ भी पढ़ा अच्छा पढ़ा है। और कितनी कितनी उम्र है अभी? 20-22 साल? 25 से ऊपर तो नहीं है कतई ना। तो इतनी तैयारी हो गई तो 25 से पहले करियर बन जाएगा तो बढ़िया है। तो मेहनत करो तो ऐसे ही करो। अब इसी ईओ के लिए बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बाल वाल भी खत्म ही हो गया लगभग लगभग, तो वो टाइम पास का कोई फायदा नहीं है। 1-1.5-2 साल कस के तैयारी कर लो, अपना निकल के किनारा हो जाओ बस। तैयारी 1.5-2 साल की ही होती है। जो 12 मास तैयारी करते हैं हर साल सीजन अनुसार वो बेकार है कि तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। जीत, अच्छा जीत संज्ञा इनमें से किससे बनी है? तो जीतना क्रिया होता है ना, जीतना हारना। और जीतना की क्रिया भाव कौन सा है? जीत। हारना का भाव कौन सा है? हार, है ना। दौड़ना का भाव क्या है? दौड़। उड़ना का क्या है? उड़ान। सोना का क्या है? नींद। तो जो जीत शब्द है ये बना हुआ है किससे? किससे बना है? ये बना है जीतना क्रिया से, तो क्रिया से बना हुआ है इससे। चलो हो गए होंगे सवाल। अब बाकी और जैसे भी होगा सर और करवाते हैं कि कल करवाएंगे तब, है ना। तो आज के लिए इतना ही। 1-2-3 दिन बाद फिर मिलते हैं 100 नंबर के सवालों के साथ। और अगली बार सवाल और बढ़िया लेवल के होंगे। लेवल क्या, हर टॉपिक को टच करते हुए होंगे। और कोशिश करेंगे कि उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर दिए हुए हैं सवाल कि 15 नंबर वर्णमाला के, 15 नंबर संज्ञा सर्वनाम को लेकर के, जितना जितना नंबर जिस टॉपिक को लेकर लिखा हुआ है वहाँ उतने सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।